अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा रिवीजनल लेक्चर है और आज हम रिवीजन करने वाले हैं लास्ट 2 केसेस की। पहला ज़फ़र अली शाह केस और दूसरा असफद यार वाली केस। इन 2 केसेस के आज हम रिवीजन करने वाले हैं और ये 2 केसेस इकट्ठे करवाने का जो मकसद है वो यही है कि ये दोनों केसेस आपस में इंटरलिंक हैं, यानी कि ये एक ही शख्स के मुतल्लिक हैं तो याद करने में आसानी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि इसकी जितनी भी डिटेल थी वो मैंने पहले आपके साथ शेयर कर दी है। तो आज हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़रूर देखेंगे और उसके साथ हम इसको करेंगे सवालात जवाबात की फॉर्म में, ताकि आपको आसानी हो सके और आपको याद रह सके। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं पहले केस से। ज़फ़र अली शाह एंड अदर्स वर्सेस जनरल परवेज़ मुशर्रफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, PLD 2000, सुप्रीम कोर्ट 869। पहले थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये जो केस था एक्चुअली वजूद में कैसे आया, ताकि आप रिकॉल कर सकें कि ये जो केस है किसके मुतल्लिक। 14 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ, जो कि उस वक्त आर्मी चीफ था, उसने क्या किया, उसने नवाज़ शरीफ की हुकूमत को सस्पेंड किया। उसी के साथ ही असम्बलीज़ और जो सेनेट थी उसको भी सस्पेंड कर दिया और साथ ही एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी किया जिसके तहत चीफ एग्जीक्यूटिव के किसी भी कदम को चैलेंज नहीं किया जा सकता था अदालत में। और इसी ऑर्डर के अंडर तमाम किस्म के इख्तियारात हासिल थे चीफ एग्जीक्यूटिव को। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा था वो भी परवेज़ मुशर्रफ ने खुद को ही असाइन किया था, यानी कि वो खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव था और उसने खुद ही ये जो ऑर्डर है वो जारी किया था। अब परवेज़ मुशर्रफ के इस कदम को चैलेंज किया रुकने पार्लियामेंट उस वक्त के थे ज़फ़र अली शाह। उन्होंने और ज़फ़र अली शाह ने रिट पिटीशन दायर की अंडर आर्टिकल नंबर 91(4) एंड आर्टिकल नंबर 184(3) के तहत परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़। और इस केस पे जो अदालत का फ़ैसला था वो ये था कि उन्होंने सबसे पहले तो पिटीशन रिजेक्ट की ज़फ़र अली शाह की, और उसके साथ ही सेम थ्योरी जो कि 200 केस में जिसका हवाला दिया गया था उसी थ्योरी का हवाला देते हुए, और इसी के साथ ही मुल्क में तीसरा मार्शल लॉ स्टेट नेसेसिटी और स्टेट सर्वाइवल की बुनियाद पे लगाया गया। तो ये था इस केस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसके नतीजे में ये केस वजूद में आया था। और अगर आपको ये आता है तो इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको यकीनन उसका जवाब पता होगा। तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी अपने ज़हन में रखा करें। अब हम बात कर लेते हैं इस केस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि इस केस के हवाले से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग ईयर है जो कि PLD 2000 और सुप्रीम कोर्ट 869 है। और दूसरे नंबर पे पूछा जा सकता है कि जो एमरजेंसी नाफिज की थी परवेज़ मुशर्रफ ने वो कौन सी डेट पे की थी, वो थी 14 अक्टूबर 1999। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था वो कितने जजेस पे मुश्तमिल था, तो 12 जजेस पे मुश्तमिल था। और जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था अरशद हसन खान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 दफ़ा आ चुका है तो इसको याद रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो पिटीशन दायर की गई थी वो कौन से आर्टिकल्स के अंदर की गई थी, तो 2 आर्टिकल थे, आर्टिकल नंबर 91(4) एंड आर्टिकल नंबर 184(3). ये 2 आर्टिकल्स थे जिनके अंडर ये पिटीशन दायर की गई थी। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि परवेज़ मुशर्रफ ने कौन सा ऑर्डर जारी किया था, या वो ये पूछ सकता है कि जो PCO है वो स्टैंड्स फॉर, तो प्रोविंशनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ठीक है। जो PCO है वो एब्रीविएशन है प्रोविंशनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि परवेज़ मुशर्रफ ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लेते हुए किसको सस्पेंड किया था। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए होते हैं असेंबलीज और दूसरा ऑप्शन होता है सेनेट और एक C ऑप्शन होता है बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बोथ पे टिक करना है कि असेंबलीज को भी और सेनेट को भी, दोनों को उसने सस्पेंड किया था, क्योंकि मार्शल लॉ जब भी लगता है तो असेंबलीज और सेनेट दोनों सस्पेंड हो जाती हैं। दूसरा आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो PCO था जो परवेज़ मुशर्रफ ने जारी किया था उसके मुतल्लिक उसने जो ओहदा अपने लिए डिसाइड किया था वो था चीफ एग्जीक्यूटिव। और इसके साथ आपने ये याद रखना है कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चीफ एग्जीक्यूटिव है और वो परवेज़ मुशर्रफ है। इसके अलावा अभी तक कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं आया। तो ये जब भी इसके मुतल्लिक सवाल आएगा कि जो परवेज़ मुशर्रफ था PCO के अंदर उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया था, किस नाम से डिस्क्राइब किया गया था, तो आपने चीफ एग्जीक्यूटिव वाले पॉइंट पे टिक करना है। अब जिस नेक्स्ट पॉइंट पे हमने बात करनी है वो करनी है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे कि इस केस पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था। सबसे पहले तो उसने रिजेक्ट की थी जो पिटीशन है उसको, यानी कि रिजेक्ट का जो वर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और दूसरा उसने लीगलाइज किया था मार्शल लॉ को परवेज़ मुशर्रफ के क्या कहते हुए, किसकी बुनियाद पे, स्टेट नेसेसिटी
और स्टेट सर्वाइवल, ये दोनों वर्ड इम्पॉर्टेंट हैं। और तीसरी जो थ्योरी थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये फैसला दिया था वो थी कैल्सन थ्योरी, और ये सेम थ्योरी है जो कि हमने डोसो केस में भी पढ़ी है। अब जो आखिरी पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो ये था कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं और इसकी वजह से मुल्क का निज़ाम ख़राब हुआ है। और ये जो परवेज़ मुशर्रफ है इसको हम लीगलाइजेशन इसलिए दे रहे हैं कि 3 साल के अंदर अंदर ये इलेक्शन करवा के और जो इक़्तिदार है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अवामी मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। वो अलग बात है कि इस पे कभी भी अमल नहीं हो सका, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था वो यही था। ज़फ़र अली शाह केस में लास्ट पॉइंट पे हमने ये देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये भी अपने फ़ैसले में बयान किया है कि जो ऑफिसर्स हैं वो बदअनवानी कर रहे थे, जिसकी वजह से ये जो मार्शल लॉ है ये आना ज़रूरी था। तो इसी के ही अकॉर्डिंग एक सवाल आया था 2022 में आई थिंक, और वो जो क्वेश्चन है वो मे बी दोबारा रिपीट हो जाए तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। द अब्यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिसर फॉर प्राइवेट गेन इज़ डैश, और इसके जो ऑप्शन थे ए करप्शन, बी इलीगल गेन, सी मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, डी इलीगल एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर ए है विच इज़ करप्शन। क्वेश्चन है ये आपने माइंड में रखना है क्योंकि ये प्रीवियस लॉ गेट टेस्ट में आ चुका है, और अगर इस दफ़ा ज़फ़र अली शाह केस आता है तो मे बी ये इसमें भी पूछा जाए। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड एंड लास्ट केस की, जो कि है असफंदयार वली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट 607। अब आपने ये याद रखना है कि जो पहला केस है ज़फ़र अली शाह का वो आया है 2000 में, और जो असफंदयार वाली केस है वो रिपोर्ट हुआ है 2001 में। तो ये दोनों केसेस काफ़ी सिमिलर हैं क्योंकि इनमें सिर्फ 1 साल का फ़र्क है। वो 2000 में रिपोर्ट हुआ है और ये 2001 में रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा इसमें एक और सिमिलर पॉइंट है, वो ये है कि जो पहला केस है ज़फ़र अली शाह का वो भी परवेज़ मुशर्रफ के ही एक स्टेप के ख़िलाफ़ है जो उसने किया, और ये जो दूसरा केस है ये भी परवेज़ मुशर्रफ के ही एक एक्ट के ख़िलाफ़ है जो कि उसने जारी किया था और फिर उसके ख़िलाफ़ केस दायर किया गया। और क्या इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये अभी हम देखते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये सिमिलर है इसमें। असफंदयार वली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बयान करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि 1999 से लेके 2008 तक इस पीरियड के दौरान जितने भी वाक़यात हुए हैं वो सब के सब परवेज़ मुशर्रफ के इर्द गिर्द ही घूमते नज़र आएंगे आपको, क्योंकि 2008 तक जो हुकूमत थी वो परवेज़ मुशर्रफ की थी। अगर हम इस केस के वजूद में आने की बात करें तो ये केस तब वजूद में आया था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एहतसाब के लिए एक कानून नाफिज किया था, नैब ऑर्डिनेंस, और इसी कानून के अंडर एक इदारा कायम किया जिसे हम नैब के नाम से जानते हैं। इस पर अपोजिशन जमातों का ये कहना था कि ये जो इदारा है ये सिर्फ सियासतदानों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है और ये सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। और जो असफंदयार वली थे उनका इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ ये कहना था कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये इंसानों के और जो आईने पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं इंसानों को, उनको नज़रअंदाज करके ये जो ऑर्डिनेंस है इसको नाफिज किया गया है। अब जो पिटीशन दायर की गई थी वो एक्चुअली की गई थी कि ये जो इदारा है या ये जो कानून है इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने नैब ऑर्डिनेंस को ख़त्म नहीं किया, लेकिन नैब ऑर्डिनेंस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और कुछ कायदो ज़ाबित यानी कि जो रूल्स थे वो उसने इसके लिए तश्कील दी है। और वो रूल क्या थे, वो रूल्स ये थे कि जो नैब है वो किसी भी मुलजिम को 90 दिन तक अपनी तहलील में नहीं रख सकता। दूसरा उसने ये कहा कि जो हाई कोर्ट है वो ऐसे मुलजिम का केस सुन सकती है जो कि नैब के ज़ेरे हिरासत हो। और तीसरा जो अहम रूल था वो ये था कि प्री बारगेनिंग जो है वो नैब कर सकती है, यानी कि अगर कोई मुलजिम ये कहता है कि मैंने जो रकम लूटी है या जो मैंने करप्शन की है मैं उसका पैसा वापस करता हूँ और आप मुझे सज़ा ना दे या मेरी सज़ा में कमी कर दे, तो ये जो रूल था ये अप्लाई होता है और जो अदालत है वो अपने पैसे वापस लेके उसकी सज़ा में कमी कर सकती है या सज़ा मुअत्तल कर सकती है। तो ये जो तमाम रूल्स थे इनका फ़ायदा ये हुआ कि जो नैब था उस पर सियासी असर ख़त्म हुआ और जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ था वो नैब ऑर्डिनेंस को मिला, और वो जो नैब ऑर्डिनेंस है वो अभी तक जारी है और उसका इदारा भी अभी तक वैसे ही कायमो दुआइम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जी चीफ जस्टिस का नाम जो कि है अरशाद हसन खान, और यहाँ पे एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजिंग पॉइंट है, वो क्या है कि जो ज़फ़र अली शाह केस है उसमें चीफ जस्टिस का नाम है अरशद हसन खान
और जो खान असफन यार वाली केस है उसमें चीफ जस्टिस का नाम है अरशाद हसन खान। यहाँ पे जो गलती होती है वो होती है स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि अरशद और अरशाद के तकरीबन मिलते जुलते स्पेलिंग हैं तो हमें बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता और हम बी की बजाय सी लगा के आ जाते हैं ऑप्शन पे, जो कि गलत है। इसलिए आपने इस कन्फ्यूजन से बचना है और जो स्पेलिंग है वो गौर से पढ़ने हैं। आपने देखना है कि एक्चुअली कौन से केस में किस चीफ जस्टिस का पूछा गया है। ये ना हो कि उन्होंने अरशद का पूछा हो और आप अरशाद पे लगा के आ जाएं तो एक एमसीक्यू का नंबर चला जाएगा आपका। दूसरी जो कन्फ्यूजन होती है वो होती है इफ्तिखार चौधरी के नाम पे। इफ्तिखार चौधरी के नाम पे इतनी कन्फ्यूजन है इस केस में लेके कि बाज़ दफ़ा मुझे खुद लगता है कि जो चीफ जस्टिस थे इस केस में वो इफ्तिखार चौधरी थे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि वो बेंच का हिस्सा थे, वो चीफ जस्टिस नहीं थे। इस केस में पर्टिकुलरली असफन यार वाली केस में जो चीफ जस्टिस थे वो अरशद नहीं अरशाद हसन खान थे। ठीक है, स्पेलिंग याद रखने हैं। दूसरा, इफ्तिखार चौधरी जो थे वो 4 जजेस का बेंच था जो उसका हिस्सा थे, वो चीफ जस्टिस नहीं थे। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो रिट पिटीशन दायर की गई थी वो कौन से आर्टिकल के अंडर की गई थी। तो ये भी सेम ही है, जो ज़फ़र अली शाह केस है उसमें भी ये आर्टिकल बयान किया गया है विच इज़ अब 184(3) और इसमें भी 184(3) के अंडर ही जो रिट पिटीशन है वो दायर की गई थी। तो ये भी सिमिलर पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो किसके हक में आया था। तो ये बात मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि नैब का जो इदारा है वो अभी तक कायम है और वो कायम इसीलिए है क्योंकि उसके फेवर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ी सी आपने सेंस यूज़ करनी है कि क्योंकि नैब का इदारा अभी तक कायम व दायम है तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2001 में आया था वो नैब के हक में आया था। नेक्स्ट एक MCQ है जो कि बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। द सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड नैब ऑर्डिनेंस 1999 वैलिड हैविंग इफेक्ट ऑफ डैश, और इसके जो ऑप्शन है ए प्रोस्पेक्टिव, बी रिट्रोस्पेक्टिव, सी बोथ एंड डी नन ऑफ दीज। और इसका जो राइट आंसर है वो रिट्रोस्पेक्टिव है। तो ये जो रिट्रोस्पेक्टिव वर्ड है ये आपने याद रखना है। इस केस के हवाले से अगर कोई ऐसा MCQ आता है और वहाँ पे ऑप्शन दिया होता है रिट्रोस्पेक्टिव तो आपने उस पर टिक कर देना है, आपका MCQ ठीक हो जाएगा। आज दफ़ा वो ये भी पूछ लेते हैं कि जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस था उसको किस केस में चैलेंज किया गया था। तो ये आपको तो याद होना चाहिए कि ये असफंद यार वली का केस था। दूसरा वो ये पूछ सकते हैं कि जो असफंद यार वली केस है उसमें किस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था। तो वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999। लास्ट पॉइंट इस केस के हवाले से वो ये है कि ये जो केस है ये कौन सी तारीख को डिसाइड हुआ था। तो वो जो तारीख है वो है 24 अप्रैल 2001। ठीक है, 24 अप्रैल 2001 को ये जो केस है ये डिसाइड हो गया था, इसका फैसला हो गया था। तो इसी के साथ ही हमारी रिवीजन कंप्लीट होती है। केस लॉ की तैयारी करते वक्त आपने क्या करना है, सबसे पहले फैक्ट्स अच्छी तरह याद रखने हैं, अच्छी तरह उनको समझना है, पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने MCQ तैयार करने हैं। और जो प्रीवियस MCQs हैं केस लॉ के हवाले से वो आपने लाजमी देख के जाने हैं। अक्सर नहीं, हर दफ़ा ही लॉ गेट में जो रिपीट होते हैं MCQ वो पास्ट पेपर से ही होते हैं। इस दफ़ा अगर लॉ गेट के हवाले से मैं बात करूं तो जो केसेस मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, ये गेस नहीं है, ये एक जर्नल ऑब्जर्वेशन है, मे भी गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दफ़ा ज़फ़र अली शाह केस में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, अस्मा जलानी केस में से रिपीट हो सकता है और अल जिहाद ट्रस्ट में से और नुसरत भुट्टो में से और डोसो केस में से। ये जो केसेस हैं ये मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से जो है कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा या इसमें से कोई ना कोई सवाल आ जाएगा। तो ये जो केस हैं इनको आपने ज़रा अच्छी तरह देख के जाना है। अगर वाकई इनमें से कोई सवाल आ जाता है तो आपको परेशानी ना हो। तो लॉ गेट की बहुत अच्छी तैयारी करके जानी है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब फरमाए, आमीन।